हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी टीचर वर्षा और आज हम वायु तथा जल का प्रदूषण कारक प्रभाव व रोकथाम से अवगत होंगे। हम कुछ समय तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं, परंतु वायु के बिना तो हम कुछ क्षण भी जीवित नहीं रह सकते। यह साधारण तथ्य हमें बताता है कि स्वच्छ वायु हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वायु गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार इस मिश्रण का लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, मीथेन व जलवाष्प भी वायु में अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। लेकिन जब वायु ऐसे किन्हीं अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है जो सजीव तथा निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक होते हैं, तो इसे वायु प्रदूषण कहते हैं। जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। जैसे वाहनों से निकला हुआ अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं वायु प्रदूषक होते हैं। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। बहुत से उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। पेट्रोलियम परिष्करणशालाएं सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषकों की मुख्य स्रोत हैं। विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह फेफड़ों को स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त करने के साथ साथ श्वसन समस्याएं भी उत्पन्न कर सकती है। सर्दियों में वायुमंडल में दिखने वाले कोहरे जैसी मोटी परत आपको याद होगी। यह धूम कोहरा होता है जो धुएं तथा कोहरे से बनता है। धुएं में नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो सकते हैं जो अन्य वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से धूम कोहरा बनाते हैं। इसके कारण सांस लेने में कठिनाई वाले रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न हो जाते हैं। अन्य प्रदूषक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसोल फुहार में होता है। CFCs के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। बच्चों, आपने ताजमहल का नाम जरूर सुना होगा। पिछले 2 दशकों से अधिक समय से पर्यटकों को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भारत के आगरा शहर में स्थित ताजमहल अब चिंता का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि वायु प्रदूषक इसके सफ़ेद संगमरमर को बदरंग कर रहे हैं। अतः वायु प्रदूषण द्वारा केवल सजीव ही प्रभावित नहीं होते, किंतु भवन, स्मारक तथा प्रतिमाएं जैसी निर्जीव वस्तुएं भी प्रभावित होती हैं। आगरा तथा इसके चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रमण, स्वचालित वाहन, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करणी जैसे उद्योग सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। ये गैसें वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। ये वर्षा को अम्लीय बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर बरस जाते हैं, जिसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण स्मारक के संगमरमर का संक्षारण होता है। इस परिघटना को संगमरमर कैंसर भी कहते हैं। ताजमहल को पीला करने में इसका विशेष योगदान रहा है। ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत से उपाय किए हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उद्योगों को CNG तथा LPG जैसे स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के आदेश हैं। बच्चों, क्या आपने कभी पौधा घर प्रभाव सुना है? सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरने के पश्चात पृथ्वी की सतह को गर्म करती हैं। पृथ्वी पर पड़ने वाली सूर्य की विकिरणों का कुछ भाग पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ भाग परावर्तित होकर वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है। परावर्तित विकिरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है। ये रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को और गर्म करता है। इसे पौधाघर प्रभाव कहते हैं। जिन गैसों के कारण पौधाघर प्रभाव होता है उन्हें पौधाघर गैसें कहते हैं, जिनमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जलवाष्प भी पौधाघर गैसों में आते हैं। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वायुमंडल में CO2 के संचय से
वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसे विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। विश्व उष्णन एक गंभीर संकट है जिसके कारण समुद्र तल में एक आश्चर्यजनक वृद्धि हो सकती है। शताब्दी के अंत तक 2 डिग्री सेल्सियस तक ताप में वृद्धि हो सकती है, जो संकटकारी स्तर है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वाहनों को सीसा रहित पेट्रोल, सीएनजी जैसे अन्य ईंधनों द्वारा चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। इन उपायों द्वारा शहर की वायु अपेक्षाकृत स्वच्छ हो गई है। सरकार द्वारा तथा अन्य एजेंसियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर वायु की गुणवत्ता का नियमित मॉनिटरिंग किया जाता है। हमें अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधन के स्थान पर वैकल्पिक ईंधनों को अपनाने की आवश्यकता है। ये वैकल्पिक ईंधन सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा हो सकते हैं। वन महोत्सव के विषय में आप जरूर जानते होंगे, जो जुलाई माह में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष रोपित करने के लिए मनाया जाता है। अब हम कुछ जल प्रदूषण के बारे में जानेंगे। जब भी वाहित मल, विषैले रसायन, गाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ जल में मिल जाते हैं तो जल प्रदूषित हो जाता है। जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को जल प्रदूषक कहते हैं। जल प्रदूषण का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हमारी गंगा नदी है। गंगा भारत की प्रसिद्ध नदियों में से एक है। यह अधिकांश उत्तरी, केंद्रीय तथा पूर्वी भारतीय जनसंख्या का पोषण करती है। परंतु हाल ही में प्रकृति के लिए विश्वव्यापी कोष WWF द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि गंगा संसार की 10 ऐसी नदियों में से एक है जिनका अस्तित्व खतरे में है। 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की गई, जिसे गंगा कार्य परियोजना कहते हैं। परंतु बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण ने पहले ही इस महाशक्तिशाली नदी को काफ़ी हानि पहुंचाई है। बहुत सी औद्योगिक इकाइयां हानिकारक रसायनों को नदियों तथा नालों में प्रवाहित करती हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। इसके उदाहरण तेल परिष्करणशालाएं, कागज फैक्ट्रियां, वस्त्र तथा चीनी मिलें एवं राष्ट्रीय रासायनिक फैक्ट्रियां हैं। ये उद्योग जल का रासायनिक संदूषण करते हैं। इन विसर्जित रसायनों में आर्सेनिक, लेड तथा फ्लोराइड होते हैं, जिनसे पौधों तथा पशुओं में अविषता उत्पन्न हो सकती है। आइए अब हम पेयजल के बारे में जानते हैं। पीने के लिए उपयुक्त जल को पेयजल कहते हैं। विभिन्न भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा जलाशयों में गिराने से पूर्व वाहित मल उपचार संयंत्रों में जल को शुद्ध किया जाता है। संसार की 25% जनसंख्या को निरापद पेयजल मिलता ही नहीं है। देखने में जो जल स्वच्छ लगता है, प्रतीत होता है, उसमें रोगवाहक सूक्ष्म जीव तथा घुले हुए अपद्रव्य हो सकते हैं। अतः पीने से पहले जल को शुद्ध करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए हम जल को उबालकर शुद्ध कर सकते हैं या जल को फिल्टर द्वारा भी शुद्ध किया जाता है। जल को शुद्ध करने की सामान्य रासायनिक विधि क्लोरीनकरण है। यह जल में क्लोरीन की गोलियां अथवा विरंजक चूर्ण मिलाकर किया जाता है। हमें सावधान रहना चाहिए। हमें क्लोरीन की गोलियों को निर्दिष्ट मात्रा से अधिक नहीं डालना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर हमें निष्ठापूर्वक जल की बचत करनी चाहिए और उसे बेकार नहीं करना चाहिए। हमें अपने जीवन में बचत के लिए, वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ मूल मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें 3R एक मूल मंत्र है। 3R यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, अर्थात कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण का मूल मंत्र अपनाकर हम हमारी वायु को तथा जल को स्वच्छ व सुरक्षित रख सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने जल तथा वायु प्रदूषण के बारे में जाना। अब आप बताइए कि व्यक्तिगत स्तर पर आप वायु प्रदूषण को कम करने में कैसे सहायता कर सकते हैं, और क्या स्वच्छ पारदर्शी जल सदैव पीने योग्य होता है? किन किन विभिन्न विधियों द्वारा जल का संदूषण होता है? शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में क्या अंतर होता है? और पौधाघर प्रभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? उम्मीद है कि आपको पूरा पाठ समझ में आया होगा।
तथा आप अपने मित्रों व पड़ोसियों में वायु प्रदूषण व जल प्रदूषण के प्रति जागरूकता जरूर उत्पन्न करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।